सुमित, वो औरत तुम्हारे पलंग के नीचे है। पहले वो मेरे पलंग के नीचे आती थी लेकिन अब तुम्हारे पलंग के नीचे है। मेरा नाम अर्पित है। हमेशा से ही मुझे एक चीज़ परेशान करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा वहम है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन वास्तविकता से हटकर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। कहते हैं रात के 12 बजे का समय भूतों का समय होता है। आत्माएं उस वक्त अपनी चरम सीमा पर क्रियाशील होती हैं और रोज़ रात के 12 बजे मुझे मेरे कमरे के दरवाजे के पास एक औरत बैठी रोती दिखाई देती है। कुछ देर के लिए वो अपना सर अपने घुटनों में दबाए सिसकती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक झटके के साथ खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा तब भी झुका होता है और उसके अनसुलझे से बाल उसके चेहरे पर होते हैं। वो हाथ से इशारा करके मुझे पास बुलाती है। मैं डर के मारे अपने आप को पूरा कंबल से ढक लेता हूँ। तो कभी उसके रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, तो कभी कभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। कभी कभी वो मेरे पलंग के नीचे आकर एक अजीब सा गाना गुनगुनाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरे पलंग पर मेरे साथ लेटी है। आज मैंने पक्की ठान रखी है कि वो मुझे बुलाएगी तब मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ के इस डर से अब तंग आ चुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या है। 12 बज चुके हैं। मैं अपनी डायरी में लिखता लिखता उस औरत को दरवाजे के पास बैठा देख पा रहा हूँ। वो अपने घुटनों में सर दबाए सिसक रही है। अर्पित की ये डायरी पढ़ते पढ़ते सुमित ने देखा कि आगे पूरी डायरी खाली है। दरअसल सुमित अपने दोस्त की डायरी पढ़ रहा था जो आज उसके दोस्त ने उसे कुरियर से भेजी थी। खैर, वो अधूरी डायरी पढ़कर सुमित ने वो डायरी अपने पास रखी टेबल पर रख दी और टाइम देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। सुमित ने सोचा अब सोया जाए। वो बाथरूम में गया और वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया, लेकिन लेटे लेटे थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कुछ हल्का सा रखा है। सुमित ने हाथ लगाकर वो चीज़ उठाई और आंखों के सामने लाकर उसे देखा तो वो वही अर्पित की डायरी थी जिसे अभी अभी सुमित ने टेबल पर रखी थी। सुमित ने अपने कमरे में हर तरफ नज़र घुमाई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में अपने घुटनों में सर दबाए बैठी सिसक रही है और कोने में बैठा अर्पित सुमित की तरफ देख रहा था और ठीक सुमित की आंखों में आंखें डालकर अर्पित बोला, सुमित, तूने डायरी में जिस औरत के बारे में पढ़ा था ये वही औरत है। इसके पास मत जाना, ये तुझे भी मार डालेगी। सुमित ने नज़र अर्पित से उठाकर जैसे ही नज़रें दरवाजे की ओर की तो वो औरत सर झुकाए बिल्कुल सुमित के पलंग से लग कर खड़ी थी। सुमित जैसे एकदम बेहोशी से होश में आया हो, उसकी नींद टूटी। हाँफते हुए अपने सर से पसीना पोंछते पोंछते उसे एहसास हुआ कि ये सब सपना था। टेबल पर देखा तो वो डायरी उसी टेबल पर रखी थी जिस पर सुमित ने डायरी छोड़ी थी। सुमित के शरीर पर सोचते सोचते एक बिजली सी टूट पड़ी जब उसे एहसास हुआ कि उसका कोई अर्पित नाम का दोस्त नहीं है। सुमित के दिमाग में मदहोशी सी छा चुकी थी, क्योंकि वो अर्पित और अर्पित के पूरे परिवार के चेहरों को अपने ख्यालों में बुन चुका था। सुमित ने कुरियर बॉक्स देखा तो उस पर सुमित का ही एड्रेस था और भेजने वाले का नाम लिखा था, योर फ्रेंड अर्पित। सुमित ने फिर से डायरी को खोला तो जो पन्ना सुमित ने साफ साफ अपनी आंखों से खाली देखा था, उस पन्ने पर अब लिखा था, तुम्हारे किचन में कोई है। और तभी किचन से पानी का नल चालू हुआ और इधर सुमित के रोंगटे खड़े हुए। सुमित ने अपने पलंग के पास रखी हॉकी स्टिक उठाई और धीरे धीरे दबे कदमों के साथ किचन की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही सुमित ने किचन का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा किचन की खिड़की से कोई कूदा और खिड़की हवा में लहरा रही है और पानी का नल अभी भी चालू है। सुमित ने झट से किचन की खिड़की बंद की, नल बंद किया और किचन की लाइट्स ऑन छोड़कर वापस अपने बेडरूम में आया तो उसने देखा कि जो हॉकी स्टिक वो अपने साथ किचन में लेकर गया था वही हॉकी स्टिक उसके पलंग पर पड़ी है और बिना हवा के भी डायरी का एक पन्ना फड़फड़ा रहा था। सुमित की तेज़ दिल की धड़कनों की आवाज़ सुमित को साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुमित ने वो डायरी का पन्ना देखा
तो अब डायरी में कुछ और लिख कर आया। तुम्हारे घर में कोई है। तभी सुमित के कानों में एक आवाज़ गूंजी। सुमित, वो औरत तुम्हारे पलंग के नीचे है। पहले वो मेरे पलंग के नीचे आती थी लेकिन अब तुम्हारे पलंग के नीचे है। सुमित को एक डर इस आवाज़ का था और दूसरा पलंग के नीचे किसी औरत के होने का। सुमित ने जैसे ही घूमकर झुककर पलंग के नीचे देखा तो उसे जोर से किसी ने ऊपर से दबाकर ज़मीन पर चिपका दिया। सुमित पूरी कोशिश के बाद भी अपने ऊपर से उस दबाव को हटा नहीं पा रहा था। जैसे तैसे सुमित ने अपने आप को संभाला और उठकर सुमित कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन पूरे कमरे में कोई नहीं था। सुमित डर के मारे पसीने में तरबतर हो चुका था। सुमित ने झट से अपने पलंग पर बैठकर अपने आप को चादर से ढक लिया, लेकिन सुमित को बार बार कुछ आवाज़ें तंग कर रही थी। एक औरत के हंसने की आवाज़ के साथ साथ सुमित को सुनाई दे रही थी अर्पित की वही भयानक गिड़गिड़ाने की आवाज़। सुमित डर के मारे बस कांपता रहा, लेकिन उसने अपने चेहरे से चादर नहीं हटाई, महज तब तक जब तक डोरबेल न बजी। डोरबेल बजने के साथ ही सारी आवाज़ें शांत हो गई। सुमित ने धीरे से अपने चेहरे से चादर हटाई तो उसे अपने कमरे में कोई नहीं दिखा। सुबह के 5 बज चुके थे। सुमित ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक बॉक्स पड़ा था। सुमित ने बॉक्स को खोलकर देखा तो बॉक्स में वही डायरी थी जो सुमित को पूरी रात से तंग कर रही थी। सुमित ने अंदर जाकर अपनी टेबल पर देखा तो टेबल पर अब कोई डायरी नहीं थी। सुमित समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सुमित ने बॉक्स पर एड्रेस देखा तो जिस एड्रेस पर वो डायरी भेजी गई थी वो एड्रेस सुमित के घर का नहीं बल्कि कोई और एड्रेस था। सुमित ने झट से कपड़े बदले और निकल पड़ा उसी एड्रेस पर। सुमित के घर से 15 किलोमीटर दूर उस जगह पर पहुंचने में सुमित को ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई, मानो कोई उसे उस जगह तक खींच कर लाया हो। एक टूटा फूटा सा मकान सुमित की नज़रों के सामने था। सुमित ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से बिल्ली की आवाज़ के अलावा सुमित को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुमित ने दरवाजे को धीरे से धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया। सुमित ने अंदर जाकर देखा तो सुमित को लगा कि बरसों से इस मकान में कोई नहीं आया। पूरे घर पर धूल मिट्टी जमी हुई थी, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, और वो थी दीवार पर लगी एक तस्वीर। तस्वीर देखकर सुमित के होश उड़ गए, क्योंकि उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि सुमित ही मुस्कुराता हुआ खड़ा था और नीचे लिखा था लेट अर्पित कुमार। सुमित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक कमरे से चीख की आवाज़ सुनी। सुमित दौड़कर उस कमरे में पहुंचा और कमरे में पहुंचकर जो सुमित ने देखा उस पर विश्वास कर पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन जैसा था। सुमित ने देखा कि वो खुद एक औरत को पीट रहा है और वो औरत सुमित को चीखती चिल्लाती बस इतना कह रही है, अर्पित मुझे मत मारो। लेकिन सुमित की नज़रों के सामने उस इंसान ने फ्लावर वास उठाया और दे मारा उस औरत के सर पर। वो औरत लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सुमित ये मंजर देखकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुमित की आंखें खुली तो उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे बंधे हुए थे और वो एक कुर्सी पर खड़ा था और उसके गले में ऊपर पंखे से बंधी एक रस्सी का फंदा डला हुआ था। और वो औरत जिसे अभी अभी सुमित ने अपनी आंखों के सामने मरते देखा, वो औरत ठीक उसकी नज़रों के सामने खड़ी थी और सुमित की तरफ बढ़कर उस औरत ने वो कुर्सी उसके पैरों के नीचे से खींच ली। सुमित की सांसें घुटती रही और उस औरत की हंसी तेज होती रही। दरअसल अर्पित कोई और नहीं, खुद सुमित ही था। वो कहते हैं ना, इंसान को अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। ठीक वैसे ही अर्पित को उसके कर्मों का फल उसे दूसरे जन्म में मिला। एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, वे नाशकाल विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से मुझे पता चले कब कौन सा मुझ पर हावी है। मैं जाना ना कुछ बीच कलेशी मुझ पर आया है, उपज है मेरे दिमाग में ही या भूत प्रेत का साया है। मेरा नाम अमर है और मेरे नाम के अनुकूल मैं अमर हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता
और अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं जो मेरे मन में आए वो हाल मुझे परेशान करने वाले इंसान का कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास असीम आत्माओं की शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरी ये सोच 6 महीने पहले बिल्कुल बदल गई। वैसे मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा आत्माओं से गहरा संबंध है। मैं उन पर काबू कर सकता हूँ। 6 महीने पहले तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। गाने सुनते सुनते मैं आराम से ड्राइव किए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था और मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। मैंने उसके पास ले जाकर गाड़ी रोकी और मेरी साइड वाली खिड़की का शीशा नीचे करके उससे पूछा, अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे भागकर झाड़ियों में छिपकर अपनी चमकती आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने आंखें बंद की और तब मुझे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बच्चे की आत्मा थी। लेकिन मेरे लिए ये सब आम बात थी। मैंने खिड़की का शीशा चढ़ाया और निकल पड़ा वहाँ से। लेकिन थोड़ी आगे चलते ही सड़क किनारे पर एक औरत सफ़ेद चमकती आंखों के साथ खड़ी दिखाई दी। मैंने जैसे जैसे उसे देखने के लिए गाड़ी धीमी की, वैसे वैसे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके होठों की मुस्कान बढ़ रही है। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं है। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और उसकी चमकती आंखों में आंखें डालकर उस पर काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की और आगे निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा कि सड़क किनारे एक और व्यक्ति खड़ा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा चादर से ढक रखा था और उसके एक हाथ में बैसाखी थी। वो बैसाखी और एक टांग पर सड़क किनारे बिना हिले डुले खड़ा था। इस बार मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक साथ मुझे तीन तीन प्रेत या आत्माएं दिखाई नहीं दी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन शायद तब मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ होगा जब मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी ठीक मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं। गाड़ी के बंद शीशों में मुझे एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, ओ अमर बाबू, भाग क्यों रहे हो? मारो हमें। मैंने गाड़ी मुझसे जितनी हो सके उतनी तेज़ी से भगाई। कुछ ही देर में मैंने उन तीनों को पीछे छोड़ दिया और कुछ देर में मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उन तीनों पर काबू क्यों नहीं कर पाया और वो तीनों आत्माएं मुझसे चाहती क्या थी। खैर, मैं खाना खाकर सीधा सोने चला गया और लेटे लेटे मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं लगा। लेकिन गहरी नींद में भी मैं साफ साफ सुन पा रहा था कि किसी ने धीरे से मेरे घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हवा का एक झोंका मुझसे टकराया। मैं उठकर देखना चाहता था कि दरवाज़ा किसने खोला, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। नींद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर से लेकर मेरी छाती तक और फिर मेरे चेहरे पर कोई सुइयां चुभा रहा है। धीरे धीरे वो चुभन इतनी बड़ी कि मैं चिल्लाता हुआ उठा और आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि हो ना हो कोई तो मेरे आसपास ज़रूर है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे बेटे के खिलखिलाने की आवाज़ थी, जिसे मेरी बीवी आज ही अपने मायके लेकर गई थी। वो आवाज़ मेरे बगल वाले कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा 4 साल का बच्चा उसके सामने रखी आराम कुर्सी की तरफ देखकर हंस रहा था। लेकिन आराम कुर्सी पर कोई नहीं था। मैंने मेरे बच्चे की तरफ देखा, वो अभी भी हंसे जा रहा था।
और फिर से नज़र कुर्सी की तरफ घुमाई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी जान हलक में आ गई। मैंने देखा कि जिस बच्चे को मैंने सड़क किनारे खड़े देखा वही बच्चा उस कुर्सी पर बैठा मेरे बच्चे को हंसा रहा था। मैंने उससे कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तभी पीछे से मेरा पैर पकड़कर किसी ने खींचा और मैं मुंह के बल आगे गिर पड़ा और फिर मैं घसीटता हुआ घर से बाहर जाने लगा। मैं चिल्लाता रहा लेकिन जिसने मेरा पैर पकड़ा था वो मुझे बस घसीटे जा रहा था। घर के बने गार्डन में ले जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। खुद को संभालते हुए मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र मेरे बेडरूम की खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी मेरी खिड़की पर बेडरूम के अंदर खड़े हैं और उस औरत की गोद में मेरा बच्चा था। मैं दौड़ कर घर के अंदर गया और बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि अब बेडरूम में कोई नहीं था। रह रहकर मुझे एक ही बात खाई जा रही थी कि वो लोग मेरे बच्चे को कुछ ना करते। मेरा घमंड चकनाचूर हो चुका था। न ही मेरी शक्तियाँ कुछ काम आ रही थी और न ही मेरी समझबूझ कुछ काम आ रही थी। मैं पूरे घर में इधर उधर मेरे बच्चे को ढूंढने लगा लेकिन पूरे घर में मुझे ना मेरा बच्चा मिला और ना ही वे तीनों। मैं अपना माथा पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? अरे वो तो बच्चा है, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी एक बार फिर से मुझे मेरे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ मेरे घर की छत से आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से छत पर पहुंचा तो मैंने देखा वे तीनों, वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी छत की एक दीवार से लगकर खड़े हैं और वो औरत मेरे बच्चे के चेहरे पर अपने लंबे नाखून फेर रही थी। मैं उनसे विनती करने लगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो तो मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। उस बैसाखी वाले आदमी ने मुझसे कहा, क्यों अमर बाबू, अब डर लग रहा है? जब अपनों की बारी आई तो डरने लगे। मज़ा आता है ना तुम्हें लोगों के साथ खिलवाड़ करने में। अब करो खिलवाड़। आओ, बचा लो अपने बच्चे को। आओ अमर बाबू, आओ। मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा लेकिन मेरी नज़रों के सामने उन्होंने मेरे बच्चे को छत से। मैं रोता हुआ दौड़कर नीचे पहुंचा लेकिन मेरा बच्चा तब तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा और वे तीनों छत से खड़े मुझे देखते रहे। मेरा बच्चा मेरी दुनिया था। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। 2 दिन बाद ही मेरी बीवी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। उसका कहना था कि बच्चे को मैंने ही मारा है। आज 7 दिन बाद मैं गाड़ी में बैठा कोर्ट जा रहा हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। वो बैसाखी वाला आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा है और वो औरत और वो बच्चा पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। ये मेरे साथ ही रहते हैं, हर पल मुझे डर का एहसास कराते हैं। कोर्ट में मेरा जुर्म साबित हो गया और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज मैं जेल में हूँ। वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी मेरे साथ इसी कोठरी में रहते हैं। उस बैसाखी वाले आदमी ने अपनी चद्दर मुझे दे रखी है। उसका नाम रामकरण है। ये वही आदमी है जिसकी एक टांग मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से टूटी थी। इसने मुझ पर केस किया था लेकिन पैसों के रोब से मैंने वो केस आसानी से जीत लिया था और बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मेरे बच्चे को मारकर और मुझे जेल भेजकर इनका बदला पूरा नहीं हुआ। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। इसलिए आज मैं खुद को कोठरी की खिड़की से लगे एक लोहे के सरिये से रामकरण की चद्दर बांधकर खुद को फांसी लगा रहा हूँ। रोहित को आज 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उसने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ऐसा वो बीते महीने में तीसरी बार कर चुका है। वैसे रोहित की ज़िंदगी बेहद ही खुशहाल थी। उसके पास घर बार, बीवी, बच्चे, माता पिता और सेटल जॉब वगैरह वगैरह जो एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ था रोहित के पास। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि रोहित को आखिर
परेशानी क्या थी जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर तुला हुआ था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी रोहित गुमसुम रहता है। उसकी बीवी मालिनी ने उससे कई बार पूछा कि उसे आखिर परेशानी क्या है, लेकिन रोहित ने कभी भी किसी को इस बात का जवाब नहीं दिया। खैर, रोहित के घर वाले उसे ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद तीसरे दिन जब रोहित अपने कमरे में अकेला ही था, रोहित की माँ रोहित के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ चले जा रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित की माँ उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने सुना कि रोहित अंदर एक बड़ी ही धीमी आवाज़ में किसी से बातें कर रहा है। रोहित की माँ ये तो सुन पा रही थी कि अंदर कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि बातें आखिर किस से और क्या हो रही है ये सुन पाना रोहित की माँ के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित की माँ ने हाथ में थाली लिए ही दरवाजे पर कान लगाया और कान लगाते के साथ ही वो आवाज़ शांत हो गई और दरवाजे से कान हटाते के साथ ही वो आवाज़ फिर शुरू हुई। रोहित की माँ ने झट से दोबारा कान लगाया और आवाज़ फिर शांत हुई, लेकिन इस बार कान लगाते ही एक और आवाज़ उसके कान में पड़ी। रोहित की माँ ने झट से दरवाज़ा खोला और कमरे का नज़ारा देख उसकी आंखें 2 से 4 हो गई, क्योंकि पूरे कमरे में रोहित के अलावा कोई नहीं था और रोहित पलंग से नीचे पैर लटकाकर अपने पैरों को ज़ोर से हिलाता हुआ बैठा था। रोहित को ऐसा बैठा देख रोहित की माँ डर चुकी थी, लेकिन अपना डर छुपाकर उसने रोहित को खाना खिलाया। बाद में ये बात उसने मालिनी को बताई तो उसने कहा कि आपको वहम हुआ है, लेकिन रोहित की माँ को पता था, क्योंकि उसने अपने कानों से कमरे में खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी थी। रोहित की माँ अपने पति यानी रोहित के पिता के पास गई और उन्हें ये सब बताया, लेकिन न जाने उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि रोहित के पिताजी खड़े होकर चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके मेन दरवाजे की तरफ भागने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मालिनी और रोहित अपने कमरे से निकल आए, लेकिन तब तक पिताजी दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुके थे और उनके पीछे रोहित की माँ और फिर पीछे पीछे रोहित और मालिनी। रोहित चिल्लाता रहा, रुक जाओ पिताजी। शायद रोहित जानता था कि उसके पिताजी क्या करने वाले हैं। और मालिनी रोहित और रोहित की माँ के नज़रों के सामने रोहित के पिताजी ने सड़क पर आती स्कूल बस के आगे छलांग लगा दी। बस से टकराकर रोहित के पिताजी सड़क पर घसीट खाते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरे। उसी बस से रोहित का 10 साल का लड़का आरव उतरा। रोहित भागा अपने पिताजी की ओर, उनको उठाकर जैसे तैसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकला और मालिनी ने संभाला आरव को और रोहित की माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहित हॉस्पिटल पहुंचा तो इतनी देर में उसके पिताजी दम तोड़ चुके थे। पीछे पीछे एम्बुलेंस में रोहित की माँ को लाया गया। सदमे की वजह से रोहित की माँ बेहोश हो चुकी थी। रोहित ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वैसे भी सारी पेपर फॉर्मेलिटी के बाद ही रोहित को लाश मिलने वाली थी। रोहित अपनी माँ के पास बैठा था जब उसे 1 घंटे बाद होश आया। रोहित बस यही सोचे जा रहा था कि वो अपनी माँ को अपने पिता की मौत की खबर कैसे देगा। तभी नर्स ने एक पर्ची रोहित के हाथ में देकर उसे दवाइयाँ लाने को कहा। रोहित दवाइयाँ लाने के लिए कमरे से बाहर चला गया और डिस्पेंसरी के पास पहुंचने ही वाला था कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आया। रोहित ने फ़ोन निकाल कर देखा तो एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, माँ कमरे में अकेली है। रोहित का ये मैसेज पढ़कर होश उड़ चुके थे। वो उल्टे पैर भागा अपनी माँ के कमरे की तरफ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का नज़ारा देख उसकी रगों में खून जम चुका था, क्योंकि अभी अभी जिस बेड पर वो अपनी माँ को छोड़कर गया था उस बेड पर ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में कोई नहीं था। बस 5th फ्लोर पर बने उस कमरे की खिड़की हवा में लहराती हुई रोहित को दिखाई दी। रोहित ने हवा की घूंट भरी और धीरे धीरे डरता हुआ खिड़की पर पहुंचा और झुककर नीचे देखा तो मानो उसके पैरों में से होकर एक बिजली का झटका उसके सर तक आया हो, क्योंकि नीचे रोहित
की माँ की लाश पड़ी थी और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। एक ही दिन में रोहित पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसे कुछ तो परेशानी पहले ही थी और अब उसके घर में 2 मौतों का मातम छाने वाला था। रोहित अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर पहुंचा और मालिनी को सब बताया और उसे इस सब के बारे में किसी से भी कोई जिक्र करने के लिए मना किया। मालिनी साफ साफ समझ चुकी थी कि रोहित उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन अभी उसने रोहित से कुछ न पूछना ही ठीक समझा। इस सब को कुछ दिन बीते और एक रात रोहित, मालिनी और आरव सो रहे थे। तभी नींद में रोहित ने वो सुना जो वो कभी सुनना नहीं चाहता था। रोहित घबरा कर एकदम खड़ा हुआ और तभी एक नोटिफिकेशन आया। खोलकर देखा तो एक मैसेज जिसमें लिखा था आरव। रोहित ने पलटकर अपने बेड पर देखा और देखते ही उस पर एक बिजली टूट पड़ी, क्योंकि आरव बेड पर नहीं था। और तभी बेडरूम के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। रोहित ने खड़े होकर दरवाजे पर बने आई होल से देखा तो दरवाजे के बाहर आरव खड़ा था। रोहित ने झट से दरवाज़ा खोला, लेकिन आरव वहाँ से मेन दरवाजे की तरफ उल्टा दौड़ा और आरव की बिल्कुल सफ़ेद आंखों ने रोहित की दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। मेन दरवाजे के पास जाकर आरव रुका और एक भयानक आवाज़ में रोहित से बोला, तुझे बोला था ना, मेरा नाम मत लेना और न ही मेरे बारे में किसी को बताना। अब तू तेरे पूरे परिवार की मौत का नज़ारा देखेगा। रोहित किड़किड़ाने लगा, गुड्डू मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी आरव 2 कदम रोहित की तरफ बढ़ा और हवा में उड़ते हुए पीछे दरवाजे को तोड़ता हुआ दरवाजे से पार हो गया। रोहित दौड़कर दरवाजे से बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर लॉबी में जानवरों को रोकने के लिए लगाए गए कीलों पर आरव झुका हुआ था और उसकी कमर से वो कीले पार निकले हुए थे। रोहित घुटनों के बल होकर जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा। रोहित को अपने रोने की आवाज़ में एक और सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित ने रोते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मालिनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ कांपती हुई सिसके जा रही थी और एक नज़र से आरव की तरफ देखती हुई बोली, ये सब गुड्डू ने रोहित किया है। कहता रहा, उसका नाम मत लो मालिनी। लेकिन मालिनी तभी मुड़कर दौड़ पड़ी और बेडरूम में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रोहित बाहर से दरवाज़ा पीटता रहा और बोलता रहा, मालिनी तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहित दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा और अंदर से एक घुटन की आवाज़ आती रही। कई बार कोशिश करने के बाद दरवाज़ा टूटा और दरवाज़ा टूटने के साथ ही मालिनी की सांसें भी टूट गई। उसने अपने आप को फांसी लटका रखा था। रोहित की दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि गुड्डू ने कहा था, रोहित के भी जीने का अब कोई मतलब नहीं था। उसने एक राइटिंग पैड उठाया और लिखना शुरू किया, मेरा छोटा भाई गुड्डू। जहाँ मैं पढ़ाई में होशियार था वहीं गुड्डू निकम्मा था। पिताजी और माँ ने हमेशा ही मुझे गुड्डू से ज़्यादा प्यार दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ गुड्डू गलत संगत में पड़ गया और उसे नशे की लत लग गई। पिताजी को पता चलने पर पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। गुस्से में आकर गुड्डू ने मेरे पास एक मैसेज भेजकर खुदकुशी कर ली। वो मैसेज था कि जिस किसी ने भी मेरा नाम लिया या सुना मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। मैंने ये बात अपने एक दोस्त को बताई और 2 घंटे के बाद उसने ट्रेन के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। पिताजी, माँ, आरव और मालिनी ने भी उसका नाम लिया या सुना था, इसलिए उनका ये अंजाम हुआ। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था, इसलिए अगला नंबर मेरा है। मैं हूँ सैम। मैंने भी गुड्डू का नाम लिया। वो मेरे पास भी आएगा और आप भी संभल के रहिएगा। आपने भी गुड्डू का नाम सुना है। किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर भी दस्तक होने वाली होगी।